आपको यहाँ पे बताएंगे, पढ़ाएंगे, उन सभी का अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग टॉपिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत न हो, ठीक है। करेक्ट काउंट काबुल, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काउंट काबुल का मृत्यु कब हुआ? 1862 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। करें कि काउंट काबुल क्या किया था कि सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने क्या किया था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबुल को बनाया था प्रधानमंत्री, जैसे लुई फिलिप बनाया था प्रधानमंत्री किसको? गीजो को, वैसे ही जो विक्टर इमैनुअल है वो काउंट काबुल को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि काउंट काबुल को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुअल, ठीक है। आगे आते हैं। काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता भी था। आते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी से दो क्वेश्चन बनता है। एक बोलता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ध्यान दीजिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। क्वेश्चन में आएगा आपके गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से क्या था? तो नाविक, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर यानी कि कंफर्म है कि आएगा। अब कह रहा है कि गैरीबाल्डी पहले मेजनी के विचार का समर्थक था और बाद में काउंट काबुल से हो गया प्रभावित और उसका हो गया समर्थक, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1862 में काउंट काबुल का मृत्यु हुआ और 1871 में फ्रांस प्रसा का युद्ध भी हुआ। फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ। अब कह रहा है कि उसी समय इटली का संपूर्ण एकीकरण भी किया गया 1871 में। आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो अगर आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ साथ पूछता है तो आपका आंसर होगा 1871। दोनों का जो एकीकरण है वो साथ साथ हुआ है, इटली का भी और जर्मनी का भी। कब? 1871। फिर कह रहे हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा श्रेय किसका है या कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो उसमें आते हैं आपको मेजिनी, काउंट काबुल, गैरीबाल्डी और एक आते हैं विक्टर इमैनुअल। कौन आते हैं? विक्टर इमैनुअल, क्योंकि वही विक्टर इमैनुअल है जो काउंट काबुल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। अब करें जर्मनी के एकीकरण में बाधा, ठीक। तो हम अभी आपको इससे पहले बताए हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट या कह सकते हैं एक प्रकार से नेपोलियन तृतीय जर्मनी का 300 छोटा बड़ा राज्य था जिसको मिला के बनाया था 39 और कहा था कि यही क्या है? राइन राज्य संघ है, राइन राज्य संघ है। वही कह रहे हैं जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। यानी कह रहे हैं कि ये सब जाति हैं, तो जैसे होता है ना हमारे देश में क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। वैसे ही जर्मनी का भी वही हाल था। अब कह वहां पे राष्ट्रवाद का अभाव था, राष्ट्रवाद का अभाव, यानी कि जो वहां के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना होती है वो
अभी जागृत नहीं हुई थी। आगे आते हैं, जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से सहायक तत्व हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, बताएं आपको, नेपोलियन द्वितीय जर्मनी का क्या किया था, राइन राज संघ का निर्माण किया था। कभी कब किया था? 1806 में किया था। कब? 1806 में। फिर क्या है 1834 में एक बनाया था संघ, इसका नाम था जालवेरिन। और आपके बोर्ड में पूछता है कि जालवेरिन नामक संघ किसने बनाया? आपके क्वेश्चन में आएगा जालवेरिन नामक संघ किसने बनाया? तो व्यापारियों द्वारा बनाया गया। आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि जालवेरिन नामक संघ किसके द्वारा बनाया गया? तो व्यापारियों के द्वारा। और कहाँ के व्यापारी? तो जर्मनी के व्यापारी। ठीक है, आगे आते हैं बिस्मार्क के विषय में। और आपके बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, और यदि क्वेश्चन आपके आता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। कौन किए? बिस्मार्क, यही है बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। और बिस्मार्क कौन था? तो प्रसा का चांसलर भी था, प्रसा का चांसलर भी था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। और बिस्मार्क जर्मन दार्शनिक हीगेल से विचारों से क्या था? समर्थित था। हीगेल क्या है? तो वो जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक है। ठीक है, आगे का देखिए, आपको आगे क्वेश्चन कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किए थे? बिस्मार्क। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। आते आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक युद्ध हुआ था। और यहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ? पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो 1866 में। 1866 में किसके किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, जिसका नाम है सेडोवा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद एक और हुआ था युद्ध, सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? सेडान का, जो हुआ था 1870 में। लेकिन अभी ध्यान देते हैं कि सेडोवा के युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। तो प्रसा इसमें जीत हासिल किया था, और जो आपका ऑस्ट्रिया है वो हार गया था। ठीक है, देखिए आगे आ गया 1870 में हुआ फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध, जिसका नाम था सेडोन का युद्ध। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? 1870। और आपके बोर्ड में यहां से भी क्वेश्चन आता है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? यूनान स्वतंत्र कब हुआ? इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? गैरीबाल्डी प्रेशर से क्या था? यानी कि इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए जितना भी आपको बताया जा रहा है सब अपने कॉपी पर नोट करते रहिए। आगे आते हैं, कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट का जो संधि है वो कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकफर्ट का जो संधि है वो हुआ था 10 मई 1871 को। 10 मई 1871
71। अब हुआ था 10 मई 1871। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। और नाम क्या है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। हम आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, अगर हमको भागना होता तो अभी तक आपका जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो चुका होता, लेकिन हम बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं, आराम से, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है। और जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही समझ में अच्छे से आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप उसको नोट करते रहिएगा। 1871 में आपको बताए हैं कि जर्मनी का हुआ था एकीकरण, और कह रहे हैं कि विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? 1871 में। विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? 1871। अब आते हैं आपको यूनान की तरफ चलते हैं। यूनान, ठीक है, क्योंकि यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, क्योंकि यूनान में जो जैसा काम हुआ था उससे जितने भी यूरोप के लोग थे उनको एक सीख सीखने को मिला था। अगर आपके छोटे भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, अगर आपसे कोई छोटा व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा हो तो आप उससे प्रेरणा लीजिए। अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा हो तो आप उससे सीखिए, क्योंकि सीखने का उम्र कभी खत्म नहीं होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान अपने जीवन के लिए बड़ा लाभदायक होता है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपके लिए कोई नहीं पूछेगा, आपका ज्ञान कितना है, आप समाज में कैसे बोल रहे हैं, आप समाज में कैसे बात कर रहे हैं, समाज में किस ढंग से रह रहे हैं, ये आपको लोग देखते हैं। और उसी बात से आपको जज करेंगे नहीं वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, आगे आते हैं कि यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? यूनान को। आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आता नहीं है, आ सकता है कि यूरोप वासियों और सभ्यता है उसका पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को। किसको? यूनान को। कह रहा है कि यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, यानी कि यूनान पर अधिकार था किसका? तुर्की का, यानी कि यूनान जो है वो तुर्की का गुलाम था। ठीक है, और आजाद कब हुआ था? 1832 में। ठीक है, और इसके से हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। कह रहा है कि यूरोप का मरीज, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, आप नहीं लिख रहे हैं तो इसको कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर अपने यहाँ रख लीजिए, ताकि आपको बाद में लिखने में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आगे क्योंकि यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना किया, और कहा किया था? ओडेसा नामक स्थान पे। कहा क्या था? ओडेसा नामक स्थान पे। ध्यान दीजिएगा फिर से। कह रहा है कि यूनान जो है वो चाहता था कि तुर्की का जो मेरे पे अधिकार है वो हट जाए, क्योंकि हर वो इंसान चाहता है कि हम किसी के गुलाम ना हो। हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। जो अंग्रेज है वो हम पर अपना पूरा का पूरा जो होता है भार वो डाल दिए थे। अंग्रेजों का सारा का सारा काम हम लोग कर रहे थे। अंग्रेज हमको मारते थे, पीटते थे, क्या क्या करते थे। वो होता है गुलामी की जिंदगी। और आज हम इतने स्वतंत्र हो चुके हैं कि जो मन करता है सो करते हैं, जहां मन करता है वहां जाते हैं। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ अधिकार भी दिया गया है, संविधान में मौलिक अधिकार भी दिया गया है, मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। ठीक है, आगे आते हैं।
कह रहे कि 1821 में एलेक्जेंडर चीफ सिलांटिक के नेतृत्व में, एलेक्जेंडर चीफ सिलांटिक के नेतृत्व में यूनान में किया गया विद्रोह 1821 में। क्योंकि देश को और आजाद कराना है, अगर आपका देश गुलाम है और अगर आप चाहते हैं कि देश आजाद हो जाए, तो उसके लिए आपको देश के जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर देश के प्रति एक अलग भावना जगानी होगी, ताकि लोग अगर इकट्ठा होंगे, लोग अगर अग्रसर होंगे, तो ही आपका देश आजाद हो सकता है, नहीं तो होना संभव नहीं है। और वही काम किए थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देश के जितने भी लोग थे, जितने भी युवा थे, उन सभी के अंदर एक अलग भावना जगाने का काम किया था। और उन्हीं का देन है कि हम लोग के देश में आज भी सभी लोग एकता में रहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यूनान में विद्रोह शुरू किया था कौन? एलेक्जेंडर चीफ सिलांटी। जैसे बिहार में किया गया था आंदोलन, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। बिहार में हुआ था 1917 में। ठीक है, और क्यों हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा हमारे देश पर लगाया गया था तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली, ठीक। और हम लोगों से जबरदस्ती नील का खेती कराया जा रहा था, नील का खेती। और सबको पता था कि नील की खेती करने से जो हमारी भूमि थी वो कुछ सालों तक बंजर हो जाती थी। लोग चाहते थे कि हम नील का खेती करें, लेकिन अंग्रेजों का दबाव था कि करना पड़ता था। और उसी के विद्रोह में और उसी के विरोध में किया गया था हमारे यहाँ आंदोलन, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। ठीक है, आगे आते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 में, जिसके तहत यूनान को स्वायत्तता देने का बात किया गया। ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829। ठीक है, अगर कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि, ध्यान दीजिएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? 1832। अगर बात करता है कुस्तुनतुनिया का पतन, आप सभी पढ़े होंगे कुस्तुनतुनिया का पतन, लेकिन कभी भी ये नहीं पढ़े होंगे कि कुस्तुनतुनिया का संधि भी हुआ था। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया का संधि कब हुआ था? 1832 में। और कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 में। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन। और संधि कब हुआ? 1832 में। आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूनान किस संधि के समय या किस संधि के तहत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के समय, जो कि 1832 में हुआ था। और उसी समय यूनान भी स्वतंत्र हुआ था 1832 में। यूनान स्वतंत्र हुआ था। यूनान स्वतंत्र कब हुआ? 1832। कुस्तुनतुनिया का संधि कब हुआ? 1832। एड्रियानोपुल संधि कब हुआ? 1829। ठीक है, आगे आते हैं। हंगरी, क्या कर रहा है? हंगरी। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, यानी कि हंगरी पर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का। और हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ध्यान दीजिएगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अरे हंगरी ने 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसिस्टिक के द्वारा किया गया था। और 31 मार्च 1848 को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया और हंगरी हो गया स्वतंत्र।
हंगरी स्वतंत्र कब हुआ? 1848। 1848 31 मार्च, ठीक है, 1848। आगे आते हैं पोलैंड। कह रहे कि पोलैंड पर रूस का अधिकार था। आप ये मत सोचेगा कि बस हम लोग का देश का गुलाम था, नहीं, बहुत सारे देश क्या थे, गुलाम थे। वही कह रहा है कि पोलैंड पर किसका अधिकार था? रूस का, ठीक है। 1830 में पोलैंड में भी क्या किया गया? रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया गया, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। रूस चाहता था कि मेरा जो अधिकार है वो पोलैंड से न हटे, ठीक है। आगे रहा है कि उसी का दिन था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 से लेकर 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसे कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से लेकर 1945 तक। दिक्कत नहीं है? ये है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार और ये है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। आते लास्ट बोहेमिया। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था, यानी कह रहे हैं कि जो बोहेमिया है उसका अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का। बोहेमिया में बहुसंख्यक जनता चेक प्रजाति की थी, यानी कि बोहेमिया में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो चेक प्रजाति के, ठीक है। अब है कि ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वायत्तता देने की मांग को स्वीकार कर लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया गया और इसी के साथ साथ बोहेमिया क्या हुआ? गुलाम का गुलामी रह गया, फिर बाद चल के वो आजाद हुआ था। तो अब जो आपका चैप्टर है वो होता है समाप्त। अगर इसमें कोई चीज अगर छूट गया होगा तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा आपका छोटा हुआ है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर खत्म हो गया है और हम अगले क्लास में लेकर आएंगे आपको इतिहास का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो अभी के लिए जितना भी आपको बताया गया आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, और आज के लिए क्लास आपका होता है समाप्त। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।